नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। यदि आपके पास प्रॉपर ढंग से वॉइस पहुंच रही है तो एक बार जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। सुभाष जी, जय श्री श्याम, दीनदयाल जी, राम राम जी। चलिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और वैश्विक संगठन के स्वरूप, जिसका नाम है सीमित दायित्व साझेदारी। यानी हम एक वैश्विक संगठन के प्रारूप सीमित दायित्व साझेदारी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो है हमने साझेदारी के बारे में पढ़ लिया था। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी शॉर्ट में जिसके हम बोलते हैं LLP, यानी कि LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि सीमित दायित्व साझेदारी। चलिए भाई, हम बात करते हैं कि सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है। राम राम जी, जय श्री श्याम, भजनलाल जी। चलिए भाई, अभी तक हमने साझेदारी के बारे में पढ़ा, एकल व्यापार के बारे में पढ़ा। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व क्या होता है, बताओ भाई। बताओ भाई, कमेंट में बताओ। देखो, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व क्या होता है। ए स्मिथ, बिल्कुल धनराज जी बता रहे हैं। तो भाई, ये ए स्मिथ दायित्व बड़ा नुकसानदायी होता है। व्यक्ति की संपत्तियां भी ऋण चुकाने के लिए बाध्य होती है। तो भाई, हमने क्या किया भाई, यानी कि एक ऐसा व्यवसायिक संगठन, एक ऐसा व्यवसायिक संगठन अपने पास हो, ऐसा एक ऐसा व्यवसायिक संगठन जिसमें यानी साझेदारी के गुण भी हो, जिसमें साझेदारी के प्रमुख तत्वों के साथ साथ सीमित दायित्व वाली कंपनी के भी लाभ भी अपन को मिल जाए। आपने एक पशु का नाम सुना होगा, खच्चर। बताओ, खच्चर किसने जो है, खच्चर के बारे में किस किसने नाम के बारे में सुन रखा है, और कौन जानता है खच्चर के बारे में। तो भाई, एक ऐसा संगठन जिसमें हमें क्या मिले भाई, साझेदारी के लाभ भी मिल जाए और कंपनी के भी लाभ मिल जाए। समझ गए, यानी कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के लाभ भी निश्चित रूप से अपन को प्राप्त हो, इसी सोचने, या अपन कह सकते हैं कि इसी जरूरत ने ही क्या है आपके भाई, LLP एक नए संगठन को मैं जानता हूं। हाँ, यानी कि जो घोड़े और गधे का क्या है, संकरित रूप होता है, यानी वो ना घोड़ा है ना गधा है, उसे अपन क्या कहते हैं, खच्चर कहते हैं। तो भाई, ये LLP इसी प्रकार की है। ये एक हाइब्रिड रूप है, यानी साझेदारी प्लस कंपनी का हाइब्रिड, यानी कि संकरित रूप है, समन्वय है भाई। तो निश्चित रूप से प्राप्त हो, इस आवश्यकता ने इस आवश्यकता ने और आपको पता, आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है भाई, जननी होती है। तो इस आवश्यकता ने एक नए व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप सीमित दायित्व साझेदारी को जन्म दिया भाई। एक नए व्यवसायिक संगठन के प्रारूप सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में उभरा या जन्म दिया भाई। यानी कि एक ऐसा संगठन जिसमें हमें क्या मिले भाई,
एक ऐसा संगठन जिसमें हमें क्या मिले, साझेदारी के लाभ भी मिल जाए, कंपनी के लाभ भी मिल जाए भाई। उसने आपकी आवश्यकता ने एलएलपी को जो है, उस जरूरत ने जो है एक नया संगठन अपने सामने उभर कर सामने आया जिसका नाम है एलएलपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि सीमित दायित्व साझेदारी में। चलिए भाई, बात को समझ गए कि सीमित दायित्व साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। चलिए भाई, अब देखो हम आगे बात करते हैं। देखो हमारे जो है सिलेबस में ऐसे कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि आपको एलएलपी पढ़ना है। हमारे सिलेबस में मेंशन है साझेदारी, और ये भी एक साझेदारी का ही जो है एक भाग अपन कह सकते हैं, इसलिए अपन एलएलपी को पढ़ रहे हैं। किसकी? एलएलपी की डेफिनेशन की बात कर रहे हो क्या दीनदयाल जी? किसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हो भाई? साझेदारी फर्म की जो है परिभाषा तो धारा 4 में है, और धारा 5 में क्या दे रखा है? साझेदारी का जन्म जो है अनुबंध के कारण होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं होता है भाई। हाँ, चले आगे। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं जो है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम कौन सा है भाई? एलएलपी एक्ट कौन सा है? सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 है, जो कि 1 अप्रैल 2009 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। यानी कि ये वर्तमान के संदर्भ में है, यानी कि एलएलपी का जो है ये पूरे भारत में लागू है। आपके एलएलपी एक्ट 2008 जो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को। अपन को एलएलपी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान, उन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। यानी एलएलपी के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये भी नहीं है कि हम एलएलपी एक्ट 2008 को पूरा पढ़ लें, जिसमें 81 धाराएं हैं, 14 चैप्टर है, 4 अनुसूचियां, वो भी नहीं पढ़नी है। हमें इतना पढ़ना है कि हम एग्जाम में अगर एलएलपी से रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो वो हमारे किसी भी कंडीशन में गलत ना हो। चले भाई, तो यानी कि ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ये वर्तमान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, वर्तमान में संपूर्ण भारत में ये आपके लागू है भाई। और बात करते हैं इस अधिनियम में, इस अधिनियम में कुल 81 धाराएं, 14 चैप्टर यानी 14 अध्याय तथा 4 अनुसूचियां है भाई। यानी इस एलएलपी एक्ट 2008 में कितने अध्याय है भाई? 14 अध्याय है। गीता में कितने अध्याय है भाई? कोई बताएगा गीता में कितने अध्याय है? बताओ भाई। तो इस अधिनियम में गीता में कितना अध्याय, कोई बताएगा? दीपक जी कह रहे 18, बिल्कुल। यहाँ कितने अध्याय है? 14 अध्याय है, 81 धाराएं और 4 अनुसूचियां है भाई। बिल्कुल। हम्म। चलो भाई, आगे हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करें एलएलपी की। तो भाई जो आपका धारा 2N है, यानी कि जो क्लोज N है, आपको पता है डेफिनेशन सबके बारे में धारा 2 में ही होती है ना? तो धारा 2 के जो सब क्लोज N है, इसमें क्या दे रखा है कि भाई सीमित दायित्व साझेदारी वो है जो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है भाई, निर्मित और पंजीकृत है ना? तो भाई सीमित दायित्व साझेदारी से तात्पर्य
उससे हैं जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित एवं पंजीकृत है। तो भाई जो एलएलपी एक्ट 2008 के तहत जिसका निर्माण हुआ है, जो रजिस्टर्ड है, ठीक है भाई। तो भाई जो धारा 2N है उसमें इस चीज का उल्लेख है। भाई जो धारा 2(9) है इसमें एलएलपी की क्या डेफिनेशन दे रखी है कि एलएलपी वो है जो इस अधिनियम के तहत, यानी एलएलपी एक्ट 2008 के तहत जो क्या है निर्माण किया गया, जो इसके तहत रजिस्टर्ड है भाई। लेकिन आपको पता है कि ये जो डेफिनेशन है ये हमें एलएलपी के बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं करती है कि एलएलपी में क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, यानी कि इसमें जो है ये डेफिनेशन है जो धारा 2N में, इसमें ऐसा कहीं नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि भाई एलएलपी क्या है। ये केवल इतना कहती है कि भाई जो इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका इस अधिनियम के तहत निर्माण हुआ है, वो एलएलपी है। चलिए फिर आगे कहां लिखा हुआ है, फिर हम बात करते हैं धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 में इसके बारे में, एलएलपी के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, आपके सीमित दायित्व साझेदारी के बारे में। क्या लिखती है ये धारा 3, क्या कहती है? ये धारा 3 कहती है कि सीमित दायित्व साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी एक ऐसा, एक ऐसा निगम निकाय है, यानी इनकॉर्पोरेट बॉडी है, एक ऐसा निगम निकाय है जिसका अपने सदस्यों से अलग पृथक वैधानिक, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। देखो डेफिनेशन बहुत कुछ कह रही है। क्या कह रही है कि एक तो भाई ये आपके जो है कॉर्पोरेट बॉडी है, दूसरी ये डेफिनेशन ये कहती है, नरेश सिंह जी कह रहे हैं एलएलपी और ओपीसी सेम लगती है ना भाई, 1% कंपनी अलग है, एलएलपी अलग है, सेम नहीं है भाई, बहुत डिफरेंस है 1% कंपनी में और एलएलपी में। ठीक है, तो भाई ये डेफिनेशन अपन को एक चीज ये कलर करते हैं, अपन को स्पष्ट करती है कि इसका अपने सदस्यों से अलग कानूनी रूप से अस्तित्व होता है। ठीक है, और क्या कहती है डेफिनेशन? ये डेफिनेशन ये भी कहती है कि इसका निर्माण एवं समामेलन, यानी इनकॉर्पोरेशन, इसका निर्माण एवं समामेलन इसका निर्माण एवं समामेलन इस अधिनियम के अधीन हुआ है। यानी कि एलएलपी एक्ट 2008 के प्रावधानों के अनुरूप जिसका निर्माण हुआ है, जो एक निगम निकाय है जिसका अपने सदस्यों से क्या होता है भाई, अलग क्या होता है, कानूनी रूप से अस्तित्व होता है। यानी साझेदारी का अपन ने पढ़ा कि साझेदारी का कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, परंतु एलएलपी का अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है। समझ गए? ये अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रखती है, कानूनी रूप से ये एक पृथक इकाई है। समझ गए? ये बात ध्यान में रख लेना। आगे बात करते हैं इस, और क्या लिखा है, और ये लिखा गया कि इसका अपने सदस्यों से कोई परिवर्तन का, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
यानी सदस्यों का आने का जाने का एलएलपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आगे क्या लिखती है ये कि सीमित दायित्व साझेदारी पर इसके सदस्यों के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सदस्यों से एलएलपी पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ गए? यानी कि एलएलपी के साझेदार जो है वो आपके चाहे चले जाएं, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, वो चाहे पागल हो जाए, चाहे दिवालिया हो जाए, इससे एलएलपी पर जो है किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि इससे एलएलपी के अस्तित्व एलएलपी के किसी प्रकार के अस्तित्व पर अधिकार तथा दायित्वों पर अधिकार तथा दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एलएलपी जो है ये एक सतत निरंतर चलती रहती है। समझ गए? यानी कि एलएलपी क्या है भाई, निरंतर चलती रहती है। यशपाल जी कह रहे हैं एलएलपी का नुकसान होने पर कौन वहन करेगा, चिंता मत करो, सब बातें करेंगे। जितने मन में तुम्हारे विचार आ रहे हैं, जो भी ख्यालात आ रहे हैं, उन्हें एक बार जो है अपने मन में रखो, बाद में सारा सब कुछ आपके क्लियर होने वाला है। यानी कि अगर जब इनके सदस्यों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब एलएलपी को क्या है, सतत उत्तराधिकार प्राप्त है, यानी कि निरंतर चलती रहने वाली है। यानी कि एलएलपी को एलएलपी का मतलब एएलपी मत समझ लेना। गांव में जब है पहले जो है अपने बड़ा सा जो ट्रक टाइप हुआ करता उसको एलपी बोला करते थे ना, तो वो एलपी नहीं है, ये एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। यानी कि एलएलपी को जो है ए विचिन, देखो ए विचिन हिंदी का वर्ड है, लेकिन अगर इसको आप लिखना चाहो तो सीधा बात लिख सकते हो अपनी भाषा में सतत, यानी कि कंटिन्यूस, यानी निरंतर, यानी ए विचिन सतत, या अपन कह सकते हैं निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त है भाई। तो ये बात जो है आपके कहाँ लिखी गई है भाई गुरुजी? ये बात लिखी गई है भाई धारा 3 में, इसको जो है डिफाइन किया गया है। तो हमने देखो दो चीजें देख ली, क्या देख ली? एक तो देख ली अपने धारा तो एन की बात, निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त है, और एक बात हमने देख ली धारा 3 को। समझ गए? क्या देख लिया? धारा 2 N में जो डेफिनेशन थी कि भाई एलएलपी क्या है, जो इस अधिनियम के तहत निर्मित और पंजीकृत है वो एलएलपी है, और धारा 3 में इसकी जो है पूरे इसके रूप को स्पष्ट करने वाली परिभाषा है वो धारा 3 में है। समझ गए बात को? चलें क्या आगे? बताओ भाई। अब हम बात करने वाले हैं एलएलपी की विशेषताओं की, हमारे पेपर की दृष्टि में जो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं विशेषताएं एलएलपी की। तो देखो, प्रथम, मैं नंबर तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर भूल जाऊंगा नंबरिंग। प्रथम, एलएलपी फर्म का पंजीकरण कब हुआ भाई? 2 अप्रैल 2009 को हुआ।
ठीक है भाई। एलएलपी एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को। एलएलपी एक्ट है कौन सा? 2008। कितने अध्याय है? 14 अध्याय। धाराएं कितनी? 81। अनुसूची कितनी है? 4 भाई। ठीक है। तो प्रथम एलएलपी फर्म का पंजीकरण कब हुआ? 2 अप्रैल 2009 को। और हम बात करें, ये जो है, ये व्यावसायिक संगठन का एक प्रारूप है, जो कि साझेदारी तथा कंपनी का संकृत रूप है। संकृत रूप है, या अपन कह सकते हैं संकृत, या अपन ये भी लिख सकते हैं साथ में समन्वय, यानी साझेदारी और कंपनी का संकृत यानी कि हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड है। यानी साझेदारी और कंपनी दोनों की कुछ विशेषताएं साझेदारी की, कुछ विशेषताएं कंपनी की, मिलाकर के किसका गठन किया गया भाई? एलएलपी का गठन किया गया भाई। ये जो फर्में हैं, ये फर्में अपने नाम से क्या रख सकती है भाई? अपने नाम से, क्योंकि वैधानिक अस्तित्व है, तो अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। देखो इंपॉर्टेंट है। साझेदारी फर्म जो अपने नाम से संपत्ति नहीं रख सकती, लेकिन ये एलएलपी वाली फर्म अपने नाम से क्या रख सकती है भाई? संपत्ति रख सकती है। इसमें क्या होता है? इसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है भाई? बताओ भाई, साझेदारों का दायित्व क्या होता है? कमेंट करो, देखें। आप ही बताओ, इसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है? तो भाई बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है? सबका आंसर आ रहा है सीमित। बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। यानी कि ये फर्म अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। सर, एक सामान्य साझेदारी भी अनौपचारिक हो सकती है क्या? आप अपना क्वेश्चन स्पष्ट करो नारनोलिया जी। देखो, साझेदारी जो है, अगर उसका उद्देश्य वैध है, अगर वो जो है अपने साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रावधान है उनका पालन करते हुए व्यवसाय की विशेषताओं को अगर लिए हुए है, तो बिल्कुल हो सकती है एक नॉर्मल पार्टनरशिप जो है। अपने नाम से संपत्ति रख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ यह है कि सयारा ब्यूटी पार्लर का जो फर्म है, अब मान लो सयारा ब्यूटी पार्लर है, वो एलएलपी है। समझने जाना, सयारा ब्यूटी पार्लर वो क्या है? एलएलपी है। अब जो संपत्तियां हैं, जो बाल, वो मैंने बताया था ना, कर्लर, है ना, और वो बाल सुखाने वाले का क्या नाम बताया था तुमने? उसको क्या बोलते हैं सुखाने वाले को? मैंने तुमसे पूछा था ना। ड्रायर बोलते हैं क्या? हेयर ड्रायर। वो, ये सब क्या है? अब फर्म के नाम से सयारा ब्यूटी पार्लर की संपत्ति है। हाँ, वो सयारा ब्यूटी पार्लर की संपत्ति है, ना कि श्याम और राधा की। इसका मतलब ये हुआ। और बताओ। चले आगे। और बात करें भाई एलएलपी किन के लिए ठीक है, तो एलएलपी जो है लघु एवं मध्यम उद्यमियों के साथ साथ पेशेवर व्यक्तियों, यानी जो प्रोफेशनल है। पेशेवर क्या होते हैं पहले अपन स्पष्ट कर चुके हैं। व्यवसाय, पेशा, रोजगार में हमने प्रोफेशनल को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। तो उद्यमियों के साथ साथ पेशेवर व्यक्तियों के लिए, एक उपयुक्त प्रारूप है भाई। चलें भाई आगे।
आगे चले क्या? बताओ भाई, आगे चले? लो भाई आगे चलते हैं। प्रत्येक एलएलपी का गठन, एलएलपी का गठन एक समामेलित संस्था के रूप में होता है। यानी समामेलन के बिना बिना ये अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है। यानी कि आपको जो है, खेतान जी क्या कह रहे हैं, खेतान जी? तो भाई एलएलपी का गठन किसके रूप में होता है भाई? एक कॉरपोरेशन बॉडी के रूप में होता है, यानी इसका इनकॉर्पोरेशन जरूरी है। यानी समामेलन के बिना एलएलपी जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये अपने अस्तित्व को प्राप्त ही नहीं कर पाती है। समामेलन के बिना ये अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है। कौन भाई? एलएलपी। यानी इसका समामेलन होना क्या है भाई? जरूरी है। यानी आपको जो है डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने पड़ेंगे और एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एलएलपी का गठन किया जाता है। बिना कानून के आप एलएलपी का गठन कर सकते हैं क्या? कमेंट में बताओ देखें, जल्दी बताओ भाई। अरे जल्दी बताओ। नहीं, बिल्कुल। तो भाई बिना आप जो है इसको कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए आप इसको जो है एलएलपी का निर्माण नहीं कर सकते। आपको एलएलपी एक्ट 2008 के तहत इसका जो है कॉरपोरेशन करवाना पड़ेगा। आगे चले? चलो भाई, ये एक निगम निकाय है, यानी कॉरपोरेट बॉडी है, तथा जिसका अपने सदस्यों से अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यानी कि एलएलपी, बताओ क्या एलएलपी कृत्रिम व्यक्ति होती है क्या? समामेलन का अर्थ, तो समामेलन का मतलब होता है उसको पंजीकृत कराना एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, एक आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी कानून के तहत उसको पंजीयन करवाना, पंजीकृत करवाना क्या है भाई? समामेलन है। बताओ भाई, क्या एलएलपी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है क्या? वर्षा जी कह रहे हैं हाँ, यशपाल जी, गुलशन जी, बिल्कुल सबका ठीक आंसर आ रहा है। इस निगम निकाय का मतलब क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। अगर मैं निगम निकाय की जगह कृत्रिम व्यक्ति लिखूं तो गलत है क्या? अगर मैं निगम निकाय की जगह एक वर्ड यूज कर लूं कृत्रिम व्यक्ति, सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। यशपाल जी दोबारा करो, जल्दी करो कमेंट, तुरंत दे देते हैं आप, तो जल्दी करो कमेंट तो करो। सुभाष जी कह रहे हैं नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकता? मैं निगम निकाय की जगह कृत्रिम व्यक्ति लिख सकता हूं भाई, आराम से लिख सकता हूं। निगम निकाय की जगह मैं कृत्रिम व्यक्ति लिख सकता हूं। निगम निकाय का मतलब ही यही है। अगर हानि वहन होने पर कौन वहन करेगा? यशपाल जी, ये अभी तो मैंने बताया कि भाई हानि वाली चर्चा हम आगे करेंगे। अगर आपको अभी पूछना है तो ये बता देता हूं कि एलएलपी एक जो है एलएलपी का वैधानिक अस्तित्व होता है। एलएलपी की दशा में हानि होने पर एलएलपी ही वहन करेगी। कौन वहन करेगी? एलएलपी खुद वहन करेगी। और पूछो भाई यशपाल जी।
या तो पहले तुम पूछ लो एलएलपी के बारे में, जितना तुमको पता है उतना तुम पूछ लो, मैं बता देता हूं। और बताओ। हाँ। अच्छा, मैंने ये पूछा था क्या कृत्रिम लिखूं तो गलत है क्या, तो उसका बोला था नहीं। अच्छा, ठीक है, फिर आपका सही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, निगम निकाय की जगह क्या लिख सकते हो, कृत्रिम व्यक्ति लिख सकते हो। यानी कि ये एक कानूनी रूप से जिसको मान्यता मिलती है, कानून उसको जो है एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है, यानी कॉरपोरेट बॉडी है। ये अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, ये अपने नाम से दूसरों पर मुकदमा दर्ज कर सकती है, दूसरे इस पर इसके नाम पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, यानी इसका अपने सदस्यों से अलग कानूनी रूप से अस्तित्व होता है। अब बताओ, चले आगे, कोई डाउट किया, यानी निगम निकाय का मतलब कृत्रिम व्यक्ति ही है, सदस्यों से अलग कानूनी अस्तित्व होता है, यानी सदस्य अलग है, सयारा ब्यूटी पार्लर अलग चीज है। हाँ, चलो भाई, यानी कि सयारा ब्यूटी पार्लर अलग है, श्याम और राधा अलग है, समझ जाना। सयारा ब्यूटी पार्लर का श्याम और राधा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सयारा ब्यूटी पार्लर खुद अपने आप में एक निगम निकाय है, यानी कृत्रिम व्यक्ति है। चले आगे। चलो भाई, बताओ भाई, प्रत्येक एलएलपी में जहां जहां एलएलपी लिखूं इसका मतलब क्या समझ जाना। अरे भाई, जहां जहां एलएलपी लिखूं इसका मतलब क्या समझोगे, सीमित दायित्व साझेदारी। तो प्रत्येक एलएलपी में न्यूनतम कितने साझेदार होने आवश्यक है, बताओ भाई। प्रत्येक एलएलपी में न्यूनतम, बताओ भाई, न्यूनतम कितने साझेदार होना आवश्यक है प्रत्येक एलएलपी में। गुलशन जी, खुशबू जी, सब गा रहा है, दो बिल्कुल। प्रत्येक एलएलपी में न्यूनतम दो साझेदार होने आवश्यक है। और ये बात कहाँ लिखी गई है भाई, कहाँ लिखी गई है, इस अधिनियम की धारा 6 में इस चीज का जिक्र है कि प्रत्येक एलएलपी में न्यूनतम दो साझेदार होने आवश्यक है। बात न्यूनतम की आएगी तो बात अधिकतम की भी आएगी, तो बताओ अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो भाई साहब, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बताओ, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, समझ गए। यानी कि साझेदारों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, एलएलपी में कितने भी अधिकतम साझेदार हो सकते हैं। समझ गए भाई। गुलशन जी बानो कह रही है एक भारत का निवासी होना चाहिए, वो बात यहाँ लागू नहीं होती है, वो बात यहाँ लागू नहीं होती है भाई। चलें आगे। आगे चलें क्या भाई, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, नहीं तो आगे चलते हैं भाई। चलो भाई, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं एलएलपी का सतत स्थायी अस्तित्व होता है।
यानी कि निरंतर जो है ये चलती रहती है, इसीलिए अपन ने धारा 3 की इसकी डेफिनेशन में दिया था। क्या दिया था भाई? धारा 3 में अपन ने क्या दिया था भाई? कि एलएलपी को एविचिन यानी सतत उत्तराधिकार प्राप्त है भाई। अधिकतम साझेदारों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अधिकतम संख्या है ही नहीं इसमें। तो एलएलपी का जो है सतत निरंतर स्थायी अस्तित्व होता है। इसका विघटन किसके द्वारा कर सकते हैं? यानी इसका समापन, यानी इसका विघटन। विघटन आपको पता ना, ढाणी उठा देना। इसका विघटन केवल कानून द्वारा किया जा सकता है। किसका भाई? एलएलपी का विघटन केवल कानून के द्वारा कर सकते हैं। समझ गए बात को? देखो अपने जो है एलएलपी पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट फीचर पढ़ रहे हैं एलएलपी के। बिल्कुल। हाँ, पार्टनरशिप का अस्तित्व नहीं होता सतत। अमीन जी आप पहले वाली क्लास लीजिए साझेदारी की, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है। यदि आप बिना पहले वाली क्लास देखे हुए इसको देखेंगे तो आपको फिर पार्टनरशिप याद आएगी पहले वाली, तो उसको पहले आप देखो पार्टनरशिप को, ठीक है? उसके बाद ये वाली क्लास लो। सीधा आप यहाँ आएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि पार्टनरशिप में हमने क्या क्या पढ़ा था। आगे बात करें हम, यानी एलएलपी के साझेदार कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एकाकी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल पर्सन यानी प्राकृतिक व्यक्ति, अथवा निगम निकाय जिसे हम क्या बोल सकते हैं? निगम निकाय को हम क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि दो एलएलपी भी आपस में साझेदारी कर सकती है। यानी दो एलएलपी भी साझेदारी कर सकती है भाई। एलएलपी किसी व्यक्ति के साथ भी साझेदारी कर सकती है। समझ गए बात को? यानी दो एलएलपी भी साझेदारी कर सकती है। यानी जो भी निगम निकाय है उसके साथ एलएलपी क्या कर सकती है? साझेदारी कर सकती है। चलें आगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एलएलपी में साझेदार किस प्रकार बन सकते हैं। तो देखो हम बात करते हैं एलएलपी में साझेदार किस प्रकार बन सकते हैं। तो भाई इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका है, आपको पता है एलएलपी का क्या होना जरूरी है? आपको पता है एलएलपी का क्या होना जरूरी है? समामेलन होना जरूरी है। तो भाई जब आप इनकॉर्पोरेशन करवाएंगे तो आप जब डॉक्यूमेंट देंगे, भाई डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, वहां पर प्रलेख अपने जो आवश्यक दस्तावेज है उनको जमा करवाएंगे, ठीक है? जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है समामेलन के प्रलेख को आप जब जमा कराएंगे तो वहां पर आप जिनका नाम लिख रहे हो, समझ गए? यानी कि कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट में जिनका आप नाम लिख रहे हो वो क्या होंगे? अपने आप ही क्या होंगे भाई? इसके क्या होंगे? साझेदार होंगे। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराओगे उन डॉक्यूमेंट में जिन अभिदाताओं के यानी जिन सब्सक्राइबर के नाम लिखोगे वो अपने आप ही क्या होंगे? साझेदार होंगे। इसके अलावा जब आप क्या करोगे, या आप ठहराव करके आपस में साझेदार बन सकते हैं, वो भी क्या होंगे? साझेदार होंगे भाई। बताओ भाई।
तो ना अपन बात करें, देखो सबसे पहले अपन इसको लिख देते हैं। यानी एलएलपी ठहराव या अनुबंध के आधार पर आप ठहराव करके समझौता करके साझेदार बन सकते हैं। एक तो आप ठहराव करके अनुबंध करके क्या बन सकते हैं भाई, साझेदार बन सकते हैं। नारनौलिया जी कह रहे हैं एलएलपी समझौता क्या होता है, वही एलएलपी फर्म किसी व्यक्ति के साथ समझौता करे। सर अर्चना जी कह रहे हैं एलएलपी में भी पार्टनरशिप डीड होती है क्या? हाँ, एलएलपी में तो आपको पता है कि समझौता ही होता है भाई। अगर कोई ठहराव अनुबंध के आधार पर साझेदार बनते हैं तो समझौता है बिल्कुल। जो उन्होंने हेलो, वही सारी आपके पास, आपके पास वही स्पॉन्सर है क्या, एक बार बताना देखें। ठीक है, आ रही है। चलिए हम नंबर 2 बात कर रहे थे। हम बात करें और किस प्रकार बन सकते हैं। नंबर 2, समामेलन प्रलेख में उल्लेखित अभिदाता यानी जिनके नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर के रूप में लिखे हुए हैं, उल्लेखित अभिदाता के रूप में, अभिदाता के रूप में जिन व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है, जिन व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है समामेलन पर अपने आप ही साझेदार बन जाते हैं। यानी आपके पास जो है दो तरीके हैं। सर कोई धर्मार्थ संस्था एलएलपी के तहत स्थापित हो सकती है क्या? ना भाई, धर्मार्थ संस्था नहीं हो सकती। और बताओ, क्योंकि एलएलपी में वैध व्यवसाय का होना जरूरी है जो लाभ कमाने के लिए हो। क्योंकि एलएलपी के लिए लीगल बिजनेस का होना जरूरी है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। और पूछो। ठीक है,
तो भाई आपके पास दो तरीके एलएलपी में साझेदार बनेगा। या तो आप एलएलपी के साथ समझौता कर लो, जैसे सयारा ब्यूटी पार्लर एक सीमा के साथ समझौता करके उसको साझेदार बना सकती है, सयारा ब्यूटी पार्लर, खुद सयारा ब्यूटी पार्लर एलएलपी। या फिर जब सयारा ब्यूटी पार्लर को इनकॉर्पोरेशन किया गया, उसमें उसमें दो का नाम लिखा हुआ है, श्याम और राधा, वो अपने आप ही एलएलपी के साझेदार है। समझे भाई बात को? यशपाल जी कह रहे हैं एलएलपी शेयर इश्यू नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती है, एलएलपी अंश निर्गमित नहीं करती है, एलएलपी अंश निर्गमित नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। चलें आगे, आगे देखो, इंपॉर्टेंट, प्रत्येक एलएलपी में कम से कम दो मनोनीत, या जिसे अपन कह सकते हैं नामित या नामांकित साझेदार होने अनिवार्य हैं। प्रत्येक एलएलपी में कम से कम दो मनोनीत नामित साझेदार होने अनिवार्य है भाई। यानी कि एलएलपी में कम से कम दो डेसिनेटेड पार्टनर होने जरूरी है भाई। राहुल जी कह रहे हैं फर्स्ट केस में पंजीकरण करना अनावश्यक है। कौन से फर्स्ट केस की बात कर रहे हो? बताओ बताओ, खुल के करो कमेंट एकदम। सर पार्टनरशिप भी तो प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्तियों में होती है ना। मैंने आपको बताया था ना कि साझेदारी, दो साझेदारी फर्म जो है, फर्म का पृथक अस्तित्व नहीं होता है साझेदारी फर्म का, इसलिए वो क्या नहीं कर सकती, किसी फर्म के साथ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि परिणा जी आपका कमेंट सही है और आप समझने में भूल कर रहे हैं। क्योंकि साझेदारी फर्म कृत्रिम व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? उसका कानूनी रूप से अस्तित्व नहीं है। समझ गए बात को? तो जो कृत्रिम व्यक्ति है उसके साथ फर्म साझेदारी कर सकती है। सर आपने बताया नहीं कि आईफोन में आप जो है पावर स्टडी के व्हाट्सएप नंबर उस पर मैसेज कर दो। ठीक है, आप योगेश जी पावर स्टडी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो। एलएलपी में दो प्रकार से साझेदार बन सकते हैं। हाँ, एलएलपी में दो प्रकार साझेदार बन सकते हैं, एक तो आपस में समझौता ठहराव करके, और नंबर एक वो जो है आप इनकॉर्पोरेशन के थ्रू। अच्छा, ये कह रहे हैं आवश्यक नहीं है। अरे भाई इनकॉर्पोरेशन बिना हुए ठहराव होगा ही नहीं, ठहराव बाद में होगा, पहले इनकॉर्पोरेशन होगा। यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बिना केवल ठहराव से साझेदार कैसे बनेंगे बताओ? पहले एलएलपी का पंजीयन होगा, समामेलन होगा। नारनौलिया जी कह रहे हैं एलएलपी लाने वाली समितियां कौन सी है? बहुत समितियां थी, आबिद हुसैन है, ईरानी समिति है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर समिति नहीं है। मैंने पढ़ा था, तो ऐसी तीन चार समितियों के नाम दे रखे थे स्टार्टिंग में कि ऐसी बहुत सारी समितियों की सिफारिश पर एलएलपी को लाया गया, पर अपने लिए उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐसी समिति नहीं है जिसके आधार पर एलएलपी का गठन किया गया। समझ गए? जैसे ओपीसी भाई ईरानी समिति की हम बात करें, वैसा इसमें कोई पर्टिकुलर समिति है नहीं। और अपन को एलएलपी पढ़ना भी इतना ही है कि अपने परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो, क्योंकि आज तक एलएलपी से कोई डायरेक्ट प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। अपन तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि पेपर वाला अगर एलएलपी को पूछे तो भी अपना गलत ना हो। समझे बात को? हाँ, दोनों ही प्रकार में इनकॉर्पोरेशन होगा, मतलब एक ही तरीका साझेदार बनने का कि देखो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद समझौते के थ्रू साझेदार बन सकता है कोई अन्य साझेदार। मान लो श्याम और राधा ने एलएलपी का क्या करवाया भाई? इनकॉर्पोरेशन करवाया। ठीक है,
और उसके बाद एक जो है सीमा नाम की लड़की को जो है साझेदार बनाया जा सकता है। समझ गए, बिना इनकॉर्पोरेशन में उसके नाम के हुए हुए। समझ गए बात को? आगे चले। इन दो सदस्यों में ये जो मनोनीत साझेदार है ये उन साझेदारों से अलग है, ध्यान रखना, उन साझेदारों से अलग होते हैं। या तो इनसे में भी कंडीशन होती है लेकिन अपने काम की नहीं है, कि अगर ये दो साझेदार नहीं हो तो भाई वही वो साझेदार जो है इनकॉर्पोरेशन वाले वही नामित साझेदार होंगे। समझो? हाँ, तो समझ गए। इसमें जो है एक साझेदार जो है बाहर का होना जरूरी है। देखो और एक बात और लिख देते हैं, मनोनीत साझेदार केवल व्यक्ति ही हो सकते हैं। ही हो सकते हैं। मनोनीत साझेदार केवल व्यक्ति ही हो सकते हैं। एक साझेदार का भारत का निवासी होना अनिवार्य है। एक साझेदार का जो है भारत का निवासी होना जरूरी है। और भारत के निवासी से आप क्या समझते हो बताओ देखें। तो भाई ये जो दो साझेदार है मनोनीत, इनमें से जो है एक साझेदार का भारत का निवासी होना जरूरी है। जो आपके कम से कम दो मनोनीत साझेदार होने चाहिए, अनिवार्य है, जो व्यक्ति हो सकते हैं। और भारत के निवासी का मतलब आप क्या समझते हो बताओ देखो। यानी कि जो गत वर्ष में क्या हो रहा हो भाई, कम से कम कितने दिन भारत में रहो, कमेंट करके बताओ देखें। बताओ जल्दी से बताओ कितने दिन भारत में रहा हो। 182, बिल्कुल। वर्षा कंवर जी, कविता कुमारी जी, अर्चना जी, सबका सटीक आ रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। समझ गए? ये बात नामित साझेदार की है, मनोनीत साझेदार की है भाई। यानी कि अपने जो है किसकी बात कर रहे हैं? डेस्टिनेटेड पार्टनर की अपन बात कर रहे हैं, नामित साझेदार की, मनोनीत साझेदार की बात कर रहे हैं। वो कम से कम दो साझेदार मनोनीत साझेदार होने अनिवार्य है, जिनमें से जो है जिनमें से जो है एक भारत का निवासी होना अनिवार्य होता है। आगे चलें क्या? सर इको की क्लास जो है गणेश चतुर्थी से स्टार्ट हो जाएगी। गणेश चतुर्थी वाले दिन से इको की क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई, आपके इकोनॉमिक्स की क्लास। गणेश चतुर्थी वाले दिन से एक शानदार जो है व्यक्तित्व के धनी और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टीचर आपके लिए इकोनॉमिक्स लेकर आने वाले हैं। और एक ऐसे टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं जिनके बारे में आपको मैं उनका परिचय दूं तो परिचय कम पड़ जाएगा। चलें आगे? अरे आगे चलें क्या भाई? टाइमिंग क्या रहेगी वो भी बता देंगे। हाँ भाई आगे चले। चलो भाई, देखो देखिए। देखो, अगर आपको मनोनीत साझेदार बनना है यानी नामित साझेदार बनना है,
अगर आपको मनोनीत साझेदार बनना है, नामी साझेदार बनना है, तो आपको भाई केंद्र सरकार द्वारा जो एक पहचान संख्या आवंटित की जाती है, जिसे अपन बोलते हैं DPIN। एक होता है DIN, एक होता है DPIN। DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी निदेशक पहचान संख्या, और DPIN यानी डेसिनेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी नामित साझेदार पहचान संख्या। उन दोनों में से आपके पास एक जो है होना जरूरी है भाई। समझे बात को? यानी कि LLP में मनोनीत, या अपन कह सकते हैं नामित साझेदार, नामित साझेदार नियुक्त होने के लिए नामित साझेदार नियुक्त होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त, यानी आप केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट में आवेदन करना पड़ता है इसके लिए, और केंद्र सरकार आपको अलॉट करती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार आपको अलॉट करती है। केंद्र सरकार द्वारा जो है नियुक्त होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा DPIN, यानी कि अपन कह सकते हैं डेसिनेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन, यानी नामित साझेदार पहचान संख्या, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, यानी कि नामित साझेदार पहचान संख्या, हिंदी में नामित साझेदार पहचान संख्या, ये आपके पास होनी चाहिए। यानी आप अगर नामित साझेदार, मनोनीत साझेदार बनना चाहते हैं, तो भाई आपके पास ये नंबर होना चाहिए, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। वो नंबर आपके पास, ये सरकार द्वारा DPI नंबर, पहचान संख्या होनी चाहिए। जो केंद्र सरकार द्वारा DPI नंबर जारी पहचान संख्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको आवेदन करना होता है DPIN के लिए, और तब आपको DPI नंबर अलॉट किया जाता है। और अगर आपके पास DPIN और DIN दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा। यानी अगर आपके पास यानी कि DPIN व DIN दोनों में से कोई एक पहचान संख्या होनी चाहिए। यानी कि आपके पास अगर DPIN है तो आपको DIN की जरूरत नहीं है। अगर DIN है तो DPIN की जरूरत नहीं है। DIN यानी कि संचालक या निदेशक, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, निदेशक पहचान संख्या। अगर आपके पास DIN या फिर डेसिनेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर दोनों में से कोई एक नंबर है, तो आप क्या बन सकते हैं? नामित साझेदार बन सकते हैं। चलें आगे। बताओ भाई गुरुजी, इस नामित साझेदार का, नामांकित साझेदार का क्या रोल होता है? देखो भाई, ये इसलिए है, आपको पता है क्यों होता है ये?
देखो इसके इसको पढ़ोगे ना, तो इसकी क्या है एक्चुअल में कहानी क्या है कि एलएलपी में दायित्व सीमित किया गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को ऐसा बनाया गया है कि सीमित दायित्व होते हुए भी इसको पूरी तरीके से रेगुलेट किया जा सके, पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो ये नामित साझेदार यानी कि वो है जो इस अधिनियम के प्रावधानों की पालना को सुनिश्चित करेगा कि एलएलपी एकदम सही दिशा में जा रही है, क्योंकि एलएलपी का दायित्व सीमित है। तो ये उस पर कि समय से जो है वार्षिक विवरणी जमा कराई जा रही है, खातों को मेंटेन किया जा रहा है, कोई गलत कार्य नहीं किया जा रहा है, तो कानून के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, इन सब की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? इन नामांकित मनोनीत साझेदार की होती है। लिखे आगे, देखो देखें, यानी कि एलएलपी में नामांकित साझेदार या नामित साझेदार या मनोनीत साझेदार वह साझेदार होता है जो कि यानी क्या करेगा, इसकी पालना सुनिश्चित करेगा, जो सीमित दायित्व साझेदारी के प्रबंधन, नियमन व कानूनी प्रावधानों की पालना को सुनिश्चित करेगा। यानी ये एक उत्तरदायी व्यक्ति है जो क्या करेगा भाई, इस चीज की जिम्मेदारी लेगा कि सब कुछ सही चल रहा है भाई। समझ गए? तो भाई प्रबंधन, नियमन और कानूनी प्रावधानों की पालना को सुनिश्चित करेगा। वह इसके लिए वह इसके ये भी साथ में लिख दो भले, वह इसके अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। अब देखो, और कितने होंगे? कम से कम दो होंगे। यानी अपन ने ऑडिट में पिछले क्लासों में इंटरनल ऑडिट पढ़ा था ना, आंतरिक अंकेक्षण। तो भाई खुद के कामों की खुद की जांच करवाने के लिए, क्योंकि दायित्व सीमित है इसलिए, यानी कि खुद को खुद ही रेगुलेट करो, अगर रेगुलेट नहीं करोगे तो दोषी ठहराए जाओगे भाई। इसलिए नामित साझेदार नियुक्त किए जाते हैं भाई। चलें आगे। हम्म, आगे देखो, प्रत्येक साझेदार को प्रत्येक साझेदार को एलएलपी ठहराव के अनुरूप अपना अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन, अपना अंशदान पूंजी देना होता है। जरूरी नहीं है कि पूंजी के रूप में रुपए ही हो, जरूरी नहीं हो कि पूंजी के रूप में रुपए ही हो। कोई पूंजी के रूप में अपनी क्या ले सकता है भाई? अपनी चातुर्य है, बुद्धिमत्ता, ये भी ला सकता है। कोई पेशेवर व्यक्ति हो, सेवा देने वाला हो, तो वो अपनी उसकी वो पूंजी है भाई, है ना? चले भाई, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, नहीं तो आगे चले। आगे देखो, अभी नारनोलिया जी बात कर रहे थे धर्मात की। मैंने कहा था ना कि धर्मात उद्देश्यों के लिए आप एलएलपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने उसी टाइम बता दिया था कि भाई धर्मात के लिए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एलएलपी के लिए जरूरी है कि आपका लीगल बिजनेस हो और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो भाई। कहाँ चले गए नारनोलिया जी? या नारनोलिया जी शायद 4-5% लेके आए थे, पूछ के चले गए अपने। शायद चले गए होंगे, है ना? चलो भाई, तो समामेलन
किसी भी वेद व्यवसाय के संचालन से लाभ कमाना, यानी देखो जरूरी है भाई, अगर लाभ नहीं कमाओगे, है ना, संचालन से लाभ कमाने के उद्देश्य से कराना जरूरी है। तो भाई इसका इनकॉर्पोरेशन है, आपको पता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से लीगल बिजनेस के लिए जरूरी होता है। और आपको पता है अगर कोई अनुबंध नहीं हो रखा है तो किसी भी अन्यथा अनुबंध के अभाव में अन्यथा अनुबंध के अभाव में बताओ लाभ हानियों को कैसे बांटोगे? अब तो बता दो, सबको पता होना चाहिए। अगर कोई अनुबंध नहीं है, लाभ हानि का कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है, तो साझेदार कैसे बांटेंगे भाई? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, देखें, कमेंट करो, देखें, कविता कुमारी जी कमेंट करो, देखें। बराबर, दीपक जी, प्रेरणा जी, बिल्कुल, प्रेमचंद जी, अरे नानोलिया जी आगे, क्या बात है, समान अनुपात में बांटेगा, हाँ भाई। तो अगर कोई अनुबंध नहीं हो रखा है तो भाई एलएलपी के साझेदार, एलएलपी के साझेदार, एलएलपी के साझेदार लाभ तथा हानियों को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। आगे देखो, समझ गए भाई? अगर कोई अनुबंध नहीं कर रखा है, अगर अनुबंध कर रखा है तो फिर उस अनुपात जो निर्धारित करेगा उसमें बांट लेंगे, नहीं तो फिर क्या समान अनुपात में बांटेंगे। आगे देखो, एलएलपी के प्रत्येक साझेदार का दायित्व कहां तक होता है भाई? उन्होंने जो अंशदान कर रखा है, यानी दायित्व क्या है, सीमित तो है, ऐसा तो है नहीं कि दायित्व होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एलएलपी में सदस्यों का कोई दायित्व नहीं होता, दायित्व तो होता है पर लिमिटेड होता है। तो एलएलपी के प्रत्येक साझेदार का दायित्व, उसने जो अंशदान किया है, अभी हमने बात की थी पीछे अंशदान की। हाँ, दिलखुशी कह रहे हैं पूंजी तक, जल्दी कमेंट करो, देखें। तो एलएलपी के प्रत्येक साझेदार का दायित्व कहां तक होता है? उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो पूंजी लगाया है, हाँ, वहां तक उसका सीमित होता है, बिल्कुल, अपने अंशदान तक, पूंजी तक, बिल्कुल। तो एलएलपी के प्रत्येक साझेदार का दायित्व है उसके द्वारा उसके द्वारा एलएलपी में जो पूंजी लगाई गई है, उसके द्वारा एलएलपी में लगाई गई पूंजी, यानी कि पूंजी अपन कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी अंशदान तक सीमित होता है। समझ गए? उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक क्या होता है भाई? अंशदान की पूंजी तक क्या होता है? सीमित होता है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं, जैसे कि नारनोलिया जी ने अभी ऊपर कमेंट किया था, या कविता कुमार जी या नारनोलिया अभी कमेंट किया था कि भाई उनके द्वारा, यानी जो सहमत निर्धारित अनुपात किया गया है, उनका द्वारा आपस में समझौते में तय किया गया है, उस सीमा तक उनका सीमित होता है। ये बात भी अपन कह सकते हैं भाई।
यानी कि अपन कह सकते हैं उनके द्वारा निर्धारित सहमत अनुपात की सहमत अनुपात तक उनके द्वारा निर्धारित सहमत अनुपात तक दायित्व होता है। यानी जो रेशियो में उन्होंने निर्धारित कर रखा है, जिसको बांटने के लिए वो सहमत है आपस में, वहां तक क्या होता है भाई, सीमित दायित्व होता है। समझ गए? या सीमित वर्ड भी जोड़ दो अगर जोड़ना चाहो तो आप। सहमत अनुपात तक सीमित दायित्व होता है भाई, जो उन्होंने आपस में समझौता कर रखा है। दिखाई दे रहा है ना, सीमित दायित्व, ठीक है। तो भाई जो उन्होंने आपस में निश्चित अनुपात कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, यानी आपस में एग्री है, समझौता कर रखा है, या फिर अपन ने कहा कि उनकी पूंजी हस्तांतरण तक सीमित होता है भाई। आगे देखो, क्या कोई एलएलपी का साझेदार है? जैसे कि आपको पता है सियारा ब्यूटी पार्लर है, वो पहले क्या थी, साझेदारी फर्म थी। फिर उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि भाई कोई साझेदारी फर्म हो, है ना, तो उसको कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने जो सियारा ब्यूटी पार्लर साझेदारी फर्म थी, उसको एलएलपी में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उसके साझेदार है श्याम है, राधा है। तो क्या किसी साझेदार को एलएलपी का साझेदार होने के नाते व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं क्या? बताओ भाई, कि सियारा ब्यूटी पार्लर का श्याम साझेदार होने के कारण श्याम को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है क्या? बताओ देखें। दिलखुश जी कह रहे हैं नहीं, गुलशन जी कह रहे हैं नहीं। हाँ भाई नहीं। तो भाई बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, यानी कि एलएलपी का साझेदार होने के नाते एलएलपी का साझेदार होने के नाते किसी भी एलएलपी के साझेदार को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि भाई कोई एलएलपी का साझेदार है, इसलिए एलएलपी के साझेदार को आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अब बताओ, अब आपके मन में प्रश्न आ रखा होगा, नानोल जी कह रहे हाँ सिमी देता, बिल्कुल नानोल जी आप बहुत सही बात कह रहे हो। अगर कोई बंदा कपटपूर्ण कार्य करता है, कोई गलत कार्य करता है, कोई दुराचरण करता है, ठीक है भाई, कोई अनैतिक कार्य करता है, तो उसके लिए उसको उस कार्यों के लिए उत्तरदायी, अनऑथराइज्ड वर्क करता है, तो उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, बिल्कुल ठहराया जा सकता है। और बताओ। तो भाई यानी कि एलएलपी का साझेदार होने के नाते किसी भी एलएलपी के साझेदार को आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं भाई। चलो भाई, नारनोलिया जी का इतना ही था, उनको मैंने बता दिया, वो 2-4 मिनट बाद में कमेंट करेंगे। चलो मेरे को ये बताओ, नारनोलिया जी है, बाकी और भी जो मेंबर हैं दीपक जी वगैरह, मेरे को ये बताओ एलएलपी का फिर दायित्व कौन वहन करेगा? बताओ भाई, कमेंट में बताओ। यानी कि दायित्वों के लिए उत्तरदायी कौन है?
एलएलपी के दायित्वों के लिए सयारा ब्यूटी पार्लर की लाइबिलिटीज के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सयारा ब्यूटी पार्लर है, या सीमा है, या श्याम है, या राधा है? बताओ भाई। लगाव नहीं है। अगर कोई बंदा पढ़ के आता ना तो पढ़ाने में और मजा आता है। अगर कोई बंदा पहले से पढ़ गया है, एडवांस बहुत बढ़िया पढ़ गया है, और फिर वो कुछ पूछे, है ना, तो और मजा आता है पढ़ाने में मेरे को। तो भाई एलएलपी सेल बता रहे हैं, दिलखुशी कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल जो भी एलएलपी बता रहे हैं बिल्कुल सटीक बता रहे हैं। यानी कि एलएलपी के सभी दायित्वों के लिए, सभी दायित्वों के लिए एलएलपी फर्म स्वयं उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है भाई? एलएलपी फर्म उत्तरदायी है। यानी सयारा ब्यूटी पार्लर के दायित्वों के लिए भगवान सिंह जी कह रहे हैं एलएलपी का फुल नाम बताओ भाई। अब मैं क्या बताऊं, पूरी रात आपने जो है पढ़ लिया, है ना, और सुबह पूछो कि फलाना कौन था। भाई एलएलबी चलते हुए हमको तकरीबन जो है 76 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, और आप पूछ रहे हो एलएलपी का पूरा नाम? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी। समझ गए? अब आया हूं। अच्छा, आप बहुत लेट पहुंचे फिर। तो भाई एलएलपी के सभी दायित्वों के लिए कौन उत्तरदायी है? एलएलपी फर्म खुद उत्तरदायी है। यानी कि भाई आप दायित्वों का भुगतान एलएलपी की संपत्तियों से ही कर सकते हैं। यानी कि तथा एलएलपी की संपत्तियों से ही उन दायित्वों का अब भुगतान किया जाता है। यानी कि एलएलपी की संपत्तियों से ही उन दायित्वों का फिर क्या करते हैं, अपन भुगतान करते हैं। ठीक है, तो यदि कौन उत्तरदायी है भाई? एलएलपी खुद उत्तरदायी होती है। समझ गए? एलएलपी के दायित्व है, क्योंकि आपको पता है साझेदारों का दायित्व तो सीमित होता है। तो फिर भाई कौन बची उत्तरदायी? एलएलपी खुद बची उत्तरदायी। चले आगे। आगे देखो, एलएलपी एक्ट 2008 को मैं जब देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे ऐसे क्लोज डाले गए हैं, यानी कि मेरे को ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि भाई इसमें तुम साझेदारों को ऐसा लग रहा है कि हाईजेक करने का काम कर रहे हो। पार्टनर को क्या कर रहे हो तुम? हाईजेक करने का काम कर रहे हो। यानी इसमें ऐसे ऐसे क्लोज डाले गए हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी ऐसी सिचुएशन डाली गई है कि बंदा, मतलब ऐसे ये नहीं होकर के भाई अपना तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, मौज करेंगे, है ना, तुल मचा देंगे, धमा चौकड़ी करेंगे, आनंद लेंगे, मजे करेंगे, अपना कौन से रुपए चुकाने। मतलब इसमें ऐसे क्लोज डाल दिए कि तुमको ऐसा लगेगा यार मैं कहाँ जो है एक शिकंजे में फंस गया हूँ। देखो पहले नामित साझेदार वाला क्लोज डाल दिया, नामित साझेदार वाला क्लोज डाल दिया, ये क्लोज भी डाल दिया कि भाई अगर कोई साझेदार जो है उसका दायित्व सीमित तो कर ही दिया पूंजी तक। ये क्लोज भी डाल दिया कि भाई अगर कोई अनऑथराइज्ड वर्क करता है, गलत कार्य करता है, कोई कपटपूर्ण कार्य करता है, कोई भूल से कोई कार्य करता है, उसके लिए उस साझेदार को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा भाई। तो देखो, बताओ भाई, अरे समझे क्या बात? समझे क्या? यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एलएलपी एक्ट को इस टाइप से बनाया गया है? यानी कि कपटपूर्ण
कार्य अनऑथोराइज्ड कार्य अथवा भूल आदि, अगर इस टाइप से अगर कोई साझेदार कार्य करता है अथवा भूल आदि के लिए कोई साझेदार उत्तरदायी है तो उसका असीमित दायित्व होता है। बताओ भाई, आपको ऐसा लगा ना कि एलएलपी में ऐसे ऐसे क्लोज है कि ऐसा लग रहा है कि शिकंजे में फंसाया गया है, कि इतने क्लोज डाल दिए गए हैं कि खुद ही निगरानी करो। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया तो आपको असीमित दायित्व होगा, आपका पूंजी तक सीमित होगा। समझ गए भाई? ये चीज किस किस को समझ में आ गई? तो उस साझेदार का फिर क्या होगा? उसका असीमित दायित्व होता है उस साझेदार का, यानी उसका मतलब जो साझेदार ये कैसा काम कर रहा है। चलो आगे, चलो भाई आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य साझेदार है कपटपूर्ण कार्य करता है तो क्या, अगर मान लो स्यारा ब्यूटी पार्लर में राधा कोई कपटपूर्ण कार्य करती है तो क्या उसके लिए शाम को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है क्या? बताओ, कमेंट में बताओ देखें। बताओ भाई जल्दी से। दीपक जी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। हाँ, यानी कोई साझेदार किसी अन्य साझेदार के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कोई साझेदार किसी भी अन्य साझेदार के कपटपूर्ण कार्यों, अनधिकृत कार्यों, भूल भूल आदि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो भाई आज की क्लास में हाँ जो करेगा वही भरेगा भाई। ले, अगर गलत कार्य करता है तो, सारे कामों की बात नहीं है नारनोलिया जी, सही कामों के लिए नहीं भाई, गलत कामों के लिए नहीं ठहरा सकते। अगर सही काम कर रहा है तो उत्तरदायी ठहराया जाएगा भाई, लेकिन अगर गलत काम कर रहा है तो जो गलत करेगा, जो अपने लिए, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदेगा, सीधी सी बात है वो खुद उस खड्डे में गिरेगा, है ना, उसके लिए उसको उत्तरदायी तो आप ठहरा नहीं सकते। लेकिन बाकी के लिए भाई अगर अच्छे काम के लिए होगा तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है ना। गलत कार्यों के लिए कोई साधारण अन्य साधारण के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में इतना ही। आगामी क्लास में हम जो है एलएलपी की कुछ और विशेषताएं पढ़ेंगे कि एलएलपी अपने नाम से जो है सील रख सकती है, यानी मुद्रा, सारू मुद्रा रख सकती है, स्टाम्प वगैरह रख सकती है। एलएलपी का क्या अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है या नहीं होता है, लेखा पुस्तकें रखना होता है कि नहीं होता है, यानी हम कुछ एलएलपी की कुछ और बातों के बारे में चर्चा आगामी क्लास में करने वाले हैं, विशेषताओं के बारे में। और कल जो है ये आपको रिकॉर्डेड जो है मोड में एलएलपी का आगे का पार्ट मिलेगा, तकरीबन 30-35 मिनट की क्लास होगी एलएलपी की, क्योंकि एलएलपी में ज्यादा कुछ है नहीं। तो
कल अपने शाम को हो सकता है लाइव क्लासेस जो है कंपनी टॉपिक की हो, ठीक है, क्योंकि इसके आगे अपने कंपनी टॉपिक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।